इस अध्याय में हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। अब सवाल उठता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात, द्वि मतलब दो और घात के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 में हम लोग बहुपद के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि बहुपद की घात क्या होती है, और समीकरण शब्द भी हमारे लिए नया नहीं है। हम लोग रैखिक समीकरण को जानते ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लास के पूरा होने के बाद आप पहचान पाएंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला पद होना अनिवार्य है तथा एक्स स्क्वायर से ज़्यादा पावर वाला पद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई द्विघात समीकरण है उसमें अगर कि एक्स का पावर 3 वाला पद जुड़ जाता है तो वह द्विघात नहीं रह जाता है, वह त्रिघात हो जाएगा। इसी प्रकार सरल करने के दौरान अगर एक्स का पावर 2 वाला पद कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो भी यह द्विघात नहीं रहेगा। इन बातों को हम लोग प्रश्नों को हल करने के दौरान अच्छे ढंग से सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले दिए गए समीकरण को हम हल करते हैं। हल करने पर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण ही है। इस समीकरण को हल करने के पहले यह द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा था, परंतु हल करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि यह एक रैखिक समीकरण है। प्रश्नों को सावधानीपूर्वक हल करके आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन नहीं है। सभी प्रश्नों को एक एक करके ज़रूर हल कर लीजिए। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में देखिए, देखने से यह त्रिघात समीकरण लग रहा था, लेकिन हल करने के बाद यह द्विघात समीकरण है, इस बात की पुष्टि हुई है। इसके आगे हम देखेंगे कि दैनिक जीवन की समस्याओं से किस प्रकार द्विघात समीकरण का निर्माण होता है। दिए गए निर्देश के मुताबिक हमें द्विघात समीकरणों को बना के छोड़ देना है, अभी उन्हें हल नहीं करना है।